कल्पना कीजिए आप रात को सोए हैं एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में और सुबह उठे तो आपके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए थे। रात में अखबारों की बिजली काट दी गई, सुबह होते होते नेताओं को उनके घरों से उठा लिया गया और रेडियो पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, आपातकाल घोषित कर दिया गया है। देखिए, ये किसी तानाशाही देश में नहीं हुआ था, ये हुआ था भारत में, स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में। एक ही रात में लोकतंत्र मर गया। एक हस्ताक्षर ने देश को बदल दिया और उससे पीछे थी एक महिला, एक प्रधानमंत्री और उसकी एक महत्वाकांक्षा। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो रात कैसे आई, उन 21 महीनों में क्या हुआ और उस अंधेरे ने भारत को क्या सिखाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये इतिहास हर भारतीय को पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत हड़वा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष भाग में। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 साल इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। 352 सीटें जीती, प्रचंड बहुमत, देश उसके साथ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देखिए, सत्ता का नशा इतना था, लेकिन सत्ता के शिखर पर रहते हुए देश भीतर से टूट रहा था। 1973 से 74 में महंगाई आसमान छूने लगी, बेरोजगारी बढ़ी, सूखा पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट ने अर्थव्यवस्था को हिला दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और उन लोगों को नेतृत्व दिया एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ने, जिसे लोग कहते थे लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, मतलब जेपी। स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी, गांधी जी के शिष्य, जिन्होंने कभी राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन 1974 में बिहार के छात्रों ने उन्हें फिर से लाया, फिर बाहर आने पर मजबूर किया। बिहार के छात्र सड़कों पर उतरे, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ। जेपी ने उनका साथ दिया और दी एक ऐतिहासिक पुकार। जेपी ने कहा, सिर्फ सरकार को बदलना काफी नहीं है, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। गुजरात में शुरू हुई ये आग बिहार पहुंची, फिर दिल्ली। जेपी ने संसद की ओर लाखों लोगों के साथ मार्च निकाला। पर इंदिरा गांधी ये सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्हें असली झटका दिया एक न्यायाधीश ने। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से जीता था। हारने वाले उम्मीदवार थे राजनारायण, एक समाजवादी नेता। राजनारायण ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए। 4 साल तक यह मुकदमा चला और फिर आया वो दिन, 12 जून 1975। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी यानी सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए किया है। यह कानूनी अपराध है। देश हिल गया, विपक्ष सड़कों पर उतर आए। इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, ऐसे नारे भी लगे। जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की सभा के सामने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां पढ़ी, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। वो रात थी 25 जून 1975 और उसी रात इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। आधी रात दिल्ली के बड़े अखबारों की बिजली अचानक काट दी गई, अंधेरे में छपाई रुक गई, खबरें थम गई। उसी समय देश भर में विपक्षी नेताओं के घरों को पुलिस ने घेर लिया। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, एक ही रात, एक ही समय सबको उठा लिया गया। कोई सूचना नहीं, कोई आरोप नहीं। और सुबह ऑल इंडिया रेडियो से देश को बताया गया कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह भारत का तीसरा आपातकाल था। पहला 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय। लेकिन उन दोनों बार दुश्मन बाहर के थे। इस बार दुश्मन भीतर था, सत्ता की लालसा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आपातकाल का असली कारण क्या था? सरकारी कारण था कि देश में आंतरिक अशांति है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। लेकिन इतिहासकार और विश्लेषक एकमत से कहते हैं असली कारण नंबर 1, न्यायालय के फैसले से बचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कंडीशनल स्टे दिया था, यानी वे संसद में बैठ सकती थी लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। पद जाने का डर था, आपातकाल पद बचाने का हथियार बन गया। असली कारण नंबर 2, जेपी आंदोलन को कुचलना। जेपी नारायण के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, सरकार बदलने की मांग हो रही थी। आपातकाल इस आंदोलन पर लोहे का पर्दा था। असली कारण नंबर 3,
कानून को मोड़कर सत्ता बचाना। संसद में बहुमत था, लेकिन न्यायपालिका, मीडिया और विपक्ष सवाल पूछ रहे थे। आपातकाल ने एक ही समय में न्यायपालिका, मीडिया और विपक्ष तीनों को रोक दिया। राजनीतिक इतिहासकार रामचंद्र गुहा और अन्य विशेषज्ञों ने साफ लिखा है, आपातकाल राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं था, वो था एक व्यक्ति की राजनीतिक आत्मरक्षा। आपातकाल घोषित हुआ और शुरू हुआ एक भयावह दौर। मीडिया पर प्रतिबंध। अखबार सरकार के प्रेस एडवाइजर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं छाप सकते थे। सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिख सकते थे। इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका ने विरोध किया। उनके अखबार ने खाली जगह छापी जहां खबरें होनी चाहिए थी। वे खाली चौकोर थे। सेंसरशिप के खिलाफ मौन विरोध। बीबीसी के प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टेली को देश से बाहर निकाल दिया गया था। राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी हुई। 1,10,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसमें नेता थे, पत्रकार थे, छात्र थे, सामान्य नागरिक थे। MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई आरोप नहीं, कोई मुकदमा नहीं, जमानत नहीं। जेपी नारायण बीमार होने के बावजूद जेल में थे। मोरारजी देसाई पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल में। अटल बिहारी वाजपेयी भविष्य के प्रधानमंत्री, वो भी जेल में। संजय गांधी का अघोषित शासन। इंदिरा गांधी के युवा बेटे संजय गांधी बिना किसी संवैधानिक पद के देश चला रहे थे। उन्होंने 2 कुख्यात अभियान चलाए। पहला, जबरन नसबंदी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों गरीब पुरुषों की जबरन नसबंदी की गई। 1976 से 77 में 83 लाख नसबंदियां हुई, जिसमें अधिकांश जबरदस्ती की गई थी। सरकारी अधिकारियों को नसबंदी का कोटा दिया गया था। दूसरा, दिल्ली की झुग्गियों का विध्वंस। तुर्कमान गेट इलाके में हजारों गरीब परिवार के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए थे। लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने गोलियां चलाई, कई लोग मारे गए। यह था भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दौर। स्वतंत्र भारत में एक परिवार की तानाशाही। आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में ही बदल किया। 38वां संशोधन। अदालतों का आपातकाल के फैसलों को चुनौती देने का अधिकार छीन लिया गया। 39वां संशोधन। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी मेरे चुनाव का फैसला सिर्फ मैं करूंगी। 42वां संशोधन। संसद को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। न्यायिक पुनरावलोकन लगभग समाप्त कर दिया गया। लेकिन तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो दोस्तों, जनता के मन की आग को बुझाया नहीं जा सकता। 18 जनवरी 1977 इंदिरा गांधी ने अचानक घोषणा की कि मार्च 1977 में चुनाव होंगे। उन्हें लगा था कि विपक्ष खत्म हो चुका है, लोग थक चुके हैं, हम जीतेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। जेल से निकले नेता एक साथ आए। जेपी नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी बनाई गई। सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए और फिर चुनाव आए। भारत की जनता मतदान केंद्रों पर पहुंची, शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ। नतीजा, जनता पार्टी 298 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 154 सीटें। स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और रायबरेली में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 55,200 वोटों से हराया। वही रायबरेली, वही सीट, वही राजनारायण। जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र मरा नहीं था, वो जीवित था हर वोट में। आपातकाल समाप्त हुआ, लेकिन उसने भारत को बहुत कुछ सिखाया। शाह आयोग 1977। नई सरकार ने न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया। आपातकाल के अत्याचारों की पूरी जांच हुई। जबरन नसबंदी, गिरफ्तारियां, सेंसरशिप सब उजागर हो गए। 44वां संशोधन 1978। जनता सरकार ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया। अब आंतरिक अशांति आपातकाल का कारण नहीं होगा। सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित किया जा सकेगा। इससे भविष्य में राजनीतिक आपातकाल पर रोक लगाई गई। न्यायपालिका की मजबूती। बाद में अदालतों ने मूलभूत संरचना सिद्धांत को मजबूत किया। संसद भी संविधान के मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकता। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कड़ी परीक्षा थी, लेकिन उस परीक्षा से भारत बाहर निकला, अधिक जागरूक, अधिक सतर्क और अधिक परिपक्व। दोस्तों, आपातकाल की कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री या एक पार्टी की कहानी नहीं है, यह है एक चेतावनी की कहानी। चेतावनी यह कि लोकतंत्र एक नाजुक फूल है, वो अपने आप कायम नहीं रहता, उसे बचाना पड़ता है, सवाल पूछकर, जागरूक रहकर, मतदान करके। जेपी नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ मतदान नहीं है, लोकतंत्र मतलब हमेशा जागरूक रहना। जो इतिहास को भूलते हैं वे उसे दोबारा जीते हैं। 25 जून भारत सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, ताकि ये इतिहास भुलाया ना जाए, क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो उसे फिर से जीता है। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है भारत को आपातकाल से क्या सीखना चाहिए था। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये इतिहास हर भारतीय को पता होना चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण विषय लेकर हम जल्द आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।